नमस्कार। भारत के राष्ट्रपति, ये शब्द सुनते ही जहन में क्या आता है? एक बहुत ही शक्तिशाली पद, है ना? देश का पहला नागरिक, सबसे बड़ा संवैधानिक प्रमुख। तो आज चलिए इसी पद की ताकत की पूरी गहराई को समझते हैं। लेकिन एक मिनट, सवाल ये है कि इस सबसे बड़े पद का असली मतलब क्या है? मतलब क्या ये सारी शक्तियां अनलिमिटेड हैं या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है? आज हम मिलकर इसी पहेली को परत दर परत सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रपति का पद आखिर है क्या। देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 52 साफ-साफ कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वो देश के हेड हैं। लेकिन कहानी में यहीं एक बहुत मजेदार ट्विस्ट है। और वो ट्विस्ट है ये। राष्ट्रपति को कहते तो हैं राष्ट्र के प्रमुख, पर वो है नाम मात्र के, मतलब नॉमिनल हेड। जो असली रियल पावर है वो तो प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के पास होती है। कहने का मतलब है, देश के सारे बड़े बड़े काम होते तो राष्ट्रपति के नाम पर हैं, पर फैसले कौन लेता है? प्रधानमंत्री और उनकी टीम। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़े और प्रतिष्ठित पद तक कोई पहुंचता कैसे है? चलिए अब जरा राष्ट्रपति बनने के पूरे प्रोसेस को समझते हैं। एक बात तो साफ है, आम जनता सीधे राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं करती। उनका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट होता है। आसान भाषा में कहें तो जिन नेताओं को हम चुनते हैं, मतलब हमारे एमपीज और एमएलएज, वो मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो फिर सवाल है, वोट देता कौन कौन है? इसके लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया जाता है जिसे कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। अब इसमें कौन कौन होता है, ध्यान से सुनिए। संसद के दोनों सदनों के, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ चुने हुए सदस्य, और साथ में सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए विधायक, बस ये लोग। और ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि कौन वोट नहीं दे सकता। तो देखिए, संसद में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो इसमें हिस्सा नहीं लेते, और राज्यों में जो विधान परिषद होती है उसके सदस्य यानी एमएलसीज, वो भी इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। एकदम क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की, मतलब कौन बन सकता है राष्ट्रपति। कुछ शर्तें हैं। पहली, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल तो होनी ही चाहिए। तीसरी, लोकसभा का मेंबर बनने के लायक हो। और चौथी और सबसे जरूरी, किसी लाभ के पद पर ना हो। चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे मजेदार हिस्से पर, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है ये? इन्हें समझने के लिए हम इन्हें मोटे तौर पर 7 हिस्सों में बांट सकते हैं। जी हाँ, पूरे 7 तरह के अधिकार। तो चलिए बिना देर किए एक एक करके इन्हें फटाफट समझते हैं। सबसे पहले आती हैं नंबर 1, एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कार्यपालिका शक्तियां। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार जो भी काम करती है, जो भी बड़े फैसले लेती है, वो सब के सब ऑफिशियल तौर पर राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो या किसी दूसरे देश के साथ कोई डील, सब कुछ राष्ट्रपति के नाम पर। अब ये पावर असल में दिखती कैसी है, ये देखिए। देश की जो टॉप अपॉइंटमेंट्स हैं वो सब राष्ट्रपति ही करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट, सभी राज्यों के गवर्नर, और तो और सीएजी, अटॉर्नी जनरल, इन सब बड़े पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पावर नंबर 2 पर। यह है लेजिस्लेटिव पावर, यानी विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, इतना जरूरी कि उनके बिना कानून बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा हो ही नहीं सकता। और ये एक लाइन इस पावर का पूरा सार बता देती है। सोचिए, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, किसी बिल को पास कर दें, लेकिन वो बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत ना हो जाएं। यही है उनकी सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव पावर। तीसरी पावर है अध्यादेश, यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। अब ये क्या है? मान लीजिए संसद की बैठक नहीं हो रही है, छुट्टी पर है, और देश को किसी कानून की फौरन जरूरत पड़ जाए। ऐसे में राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, और इसकी ताकत बिल्कुल संसद के बनाए कानून के बराबर होती है। चौथे नंबर पर हैं जुडिशियल पावर्स, यानी न्यायिक शक्तियां। हमारे संविधान का आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को एक बहुत ही खास पावर देता है, क्षमादान की शक्ति। और ये न्याय की दुनिया में बहुत बड़ी बात है। मतलब इस पावर के तहत राष्ट्रपति किसी भी मुजरिम की सजा को पूरी तरह से माफ कर सकते हैं, या सजा को कम कर सकते हैं, या फिर कुछ वक्त के लिए रोक भी सकते हैं।
सोचिए, जब मामला फांसी की सजा का हो तो ये शक्ति असल में जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती है। पावर नंबर 5, फाइनेंशियल पावर यानी वित्तीय शक्तियां। देश के पैसे से जुड़ा कोई भी बड़ा मामला इनकी नज़र से बच नहीं सकता। जैसे देश का सालाना बजट या कोई भी मनी बिल, इसे संसद में रखने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना कंपल्सरी है। एक तरह से देश की तिजोरी पर उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। छठी पावर है मिलिट्री पावर यानी सैन्य शक्ति। ये बहुत सीधी और बड़ी बात है। राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सुप्रीम कमांडर होते हैं। किसी देश के साथ जंग का ऐलान करना हो या फिर शांति समझौता, ये सब फैसले उन्हीं के नाम पर लिए जाते हैं। हाँ, इसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है। और अब 7वीं और शायद सबसे असाधारण शक्ति, इमरजेंसी पावर्स। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये 3 तरह की होती हैं। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये वो शक्तियां हैं जो देश के सबसे मुश्किल हालात में राष्ट्रपति को बहुत बड़े कदम उठाने का अधिकार देती हैं। अब इतनी सारी शक्तियों के बारे में जानने के बाद मन में एक सवाल तो जरूर आता है, क्या इन पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, और हमारे संविधान बनाने वालों ने इसका भी जवाब तैयार रखा था। वो जवाब है महाभियोग। महाभियोग, या जिसे इम्पीचमेंट कहते हैं, ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही वजह से, अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं। ये पावर पर सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस है। लेकिन सुनिए, ये प्रोसेस बहुत मुश्किल है। इसकी शुरुआत तो संसद का कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा कर सकता है, पर इसे पास करवाने के लिए दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। मतलब सिर्फ आधे से ज्यादा वोट नहीं, बल्कि 2/3 सदस्यों की सहमति, और ये इस प्रोसेस को लगभग नामुमकिन बना देता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। अगर राष्ट्रपति सिर्फ नाम के हेड हैं, तो फिर वो इतने जरूरी क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो भारत की एकता, अखंडता और स्थिरता का प्रतीक है। एक ऐसे गार्जियन जिनकी मौजूदगी ही हमारे संविधान के बैलेंस को बनाए रखती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।